तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामुरुबी पार्ट 10 की। बारियम अकेला कोर्ट के बाहर खड़ा होता है, तभी वहाँ पर बोवांग पहुँच जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मैंने आखिर में ये कर दिया। बारियम पूछ रहा होता है कि तुमने क्या कर दिया है। बोवांग खुश होकर बता रहा होता है कि मैंने डोयन से बोल दिया है मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने उसे डेट के लिए पूछ लिया है आज रात के लिए। बारियम बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है। फिर बोवांग कहता है कि मुझे ऑफिस जाना होगा ताकि मैं अपनी वर्डिक्ट को सबमिट कर सकूँ और मैं जल्दी डेट के लिए जा सकूँ। ये कहकर वो चला जाता है और बारिम भी अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद चारम के पास प्रोसिक्यूटर ऑफिस से कॉल आता है। कॉल पे बात करने के बाद बारिम चारम से पूछ रहा होता है कि ये कॉल किसका था। फिर चारम से बता रही होती है कि ये प्रोसिक्यूशन ऑफिस से था और मुझे कल वहां पर जाना है ताकि मैं गवाही दे सकूं प्रिसाइडिंग जज गाम के लिए। इधर बोवांग भी अपनी फाइल को तैयार करने के बाद अपने सीनियर के पास जा रहा था सबमिट करने के लिए। तभी उसका कलीग बता रहा होता है कि प्रिसाइडिंग जज यहाँ पर नहीं है। बोवांग पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर गए। फिर वो कलीग बोल रहा होता है कि ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो काफ़ी सीरियस लग रहे थे आज। फिर बोवांग परेशान होकर अपने कैबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो कलीग बोवांग के पास जाता है, उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि प्रिसाइडिंग जज हकाम के साथ क्या हुआ है। बोवांग मना करता है। फिर वो कलीग कह रहा होता है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और शायद ये सब चावरियों की वजह से हो रहा है। बोवांग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और कलीग आकर बोवांग को बता रहा होता है कि प्रिसाइडिंग जज आ गए हैं ऑफिस में। फिर बोवांग अपनी फाइल लेता है और प्रिसाइडिंग जज के पास जाता है सबमिट करने के लिए। फाइल लेने के बाद प्रिसाइडिंग जज बोवांग से बोल रहे होते हैं कि अभी तुम्हें मेरे लिए एक केस को मेडिटेट करना होगा। बोवांग माफ़ी मांगता है और बोल रहा होता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये आपका ट्रायल है। अचानक से प्रिसाइडिंग जज को गुस्सा आता है और वो कह रहे होते हैं कि अभी मैंने अपने कलीग को अरेस्ट होते हुए देखा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेडिटेट करने की हालत में हूँ? और इन सारी प्रॉब्लम की जड़ है चाओरियम, वो बार बार मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बोवांग कुछ भी नहीं कहता और वो मीटिंग रूम में चला जाता है मेडिटेट करने के लिए। ऑफिस में पहुंचने के बाद दोनों पार्टीज वहां पर पहुंच जाती है। फिर वो उन दोनों की बातचीत करवा रहा होता है। काफ़ी घंटे बात करने के बाद वो दोनों कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे होते और बोवांग अपनी वॉच की तरफ देख रहा होता है कि उसकी डेट का टाइम होने वाला है। तभी वो अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल देता है और प्लेंटिफ को देखकर वहां से चला जाता है। फिर बोवांग बाहर पहुंचकर अपनी कार निकालता है और वो जगह पर जा रहा होता है जहां पर उसकी डेट होती है, यानी कि रेस्टोरेंट में। जाते दौरान वो ट्रैफिक में फंस जाता है और जैसे ही वो ट्रैफिक से निकलता है तभी आगे आकर एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो एक्सीडेंट को सॉल्व करता है तो फिर आगे जाकर उसकी कार की बैटरी खत्म हो जाती है। इधर दूसरी ओर डोयन रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी होती है और वो बोवांग का वेट कर रही होती है। बोवांग की कार को चार्ज करने में काफ़ी टाइम लग रहा होता है, इस वजह से वो भागना स्टार्ट कर देता है रेस्टोरेंट तक। कुछ देर तक भागने के बाद वो कैसे ना कैसे करके रेस्टोरेंट तक पहुंच जाता है और वहां पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। बोवांग के अंदर पहुंचते डोयन देखती है कि उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है। फिर वो अपने पर्स में से एक हैंकी निकालती है और उसके ब्लड को पोंछने जा रही होती है। बोवांग मना करता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही बात ठीक है कि हम दोनों यहाँ पर हैं। फिर वो अचानक से डोयन का हाथ पकड़ता है और बोल रहा होता है कि मैं स्टूपिड था, मैंने इतनी देर तक हेजिटेट किया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम किसी ओल्ड मैन को डेट करती हो या फिर तुम किसी बार में वर्क करती हो पैसों के लिए। शायद ये तुम अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की वजह से कर रही हो, लेकिन अब से। तभी डोयन गुस्से में बोवांग को चांटा मार देती है और वो वहां से जा रही होती है। तभी बोवांग उसे सॉरी बोलता है, रोकने की कोशिश करता है। जब डोयन उसकी तरफ देखती है तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं, इस वजह से बोवांग उसे जाने देता है। अगले दिन चाओ और यम प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जाती है अपनी गवाही देने के लिए। चाओ और यम ने जो गवाही दी होती है ऑफिसर उसे थोड़ा सा चेंज कर देती है। इसी वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है और चाओ और यम वहाँ से चली जाती है। ऑफिस पहुंचते ही चाओ और यम के पास चीफ प्रिसाइडिंग जज का कॉल आता है और वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है उनके ऑफिस में। चीफ प्रिसाइडिंग जज चाओ और यम से बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है कि कुछ अफवाहें फैल रही है एक पर्सन के बारे में। एक फीमेल प्रोसिक्यूटर है जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। वो किसी भी तरीके से अपने सुपीरियर की रिकग्निशन लेना चाहती है और मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या जीतना चाहती हो, लेकिन तुम्हें वाइसली एक्ट करना चाहिए। चारों कह रही होती है कि मैंने सिर्फ ये जस्टिस के लिए रिपोर्ट किया था। चीफ प्रिसाइडिंग जज बोल रहे होते हैं कि ये दुनिया अपने डिज़ायर की वजह से चलती है, ना कि किसी वैल्यूज़ की वजह से। भले तुमने एक बार अपनी स्वॉर्ड निकाली हो जस्टिस के लिए, लेकिन तुम उसका बार बार यूज़ करोगी गलत तरीके से। इसी बीच ख्याल रखना कहीं तुम्हारा हाथ ही ना कट जाए इस बीच। चारुम कह रही होती है कि अगर ऐसा हो भी जाएगा तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद चीफ प्रिसाइडिंग जज उसे वहाँ से भेज देते हैं। अगले दिन दोबारा चारुम प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जाती है अपनी गवाही देने के लिए। गवाही देने के बाद वो कोर्ट के बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ पर होंग युंजी आती है। होंग युंजी वही कलीग होती है जो कि चीफ जज संगोंग के लिए काम करती है और उन्हें उनकी पोजीशन से डिमोट कर दिया गया होता है चारुम की वजह से। इस वजह से चारुम पूछ रही होती है कहीं तुम्हें संगोंग परेशान तो नहीं करता है। युंजी बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आजकल अपने बारे में ही केयर करते हैं। वो ज़्यादातर अब कमर्शियल कोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं।
कुछ और देर बात करने के बाद वो अपने ऑफिस पहुंच जाती है। फिर चीफ जज बारिम और चारम को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहां पर उन्हें एक फाइल दे रहे होते हैं नए ट्रायल की। और वो ट्रायल होता है प्लेंटिफ किम डाइन का। नाम पढ़ते ही बारिम बोल रहा होता है कि ये तो वही विटनेस है जो कि चेस्ट हेयर केस से रिलेटेड थी। चीफ जज हाँ बोलते हैं। फिर अगले दिन वो ट्रायल स्टार्ट होता है। प्लेंटिफ डाइन ने केस करा होता है कि उसे बिना बताए उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है। जो डिफेंस लॉयर होता है वो बोल रहा होता है कि जो उसका डिस्मिसल हुआ है वो बिल्कुल फेयर है। चीफ जज बोल रहे होते हैं कि मैंने फाइल को पढ़ा और उसमें लिखा है कि दोबारा से एक और कम्युनिटी बनाई गई है और एडवर्टाइजिंग टीम को डिसबैंड कर दिया गया है। डिफेंस लॉयर कह रहा होता है कि उस सेक्सुअल हैरेसमेंट केस के बाद हमारी कंपनी को काफ़ी घाटा हुआ है, इस वजह से उस टीम को डिसबैंड कर दिया गया जिसमें कि ये हिस्सा थी। चीफ जज कुछ भी नहीं बोलते और वो कुछ देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वो ट्रायल दोबारा स्टार्ट होता है तो फिर इस बार चार्योम डिफेंस लॉयर से क्वेश्चन पूछ रही होती है। चार्योम बोल रही होती है कि जिस टीम को डिसबैंड किया गया था उसमें 11 मेंबर्स थे और उनमें एक मेंबर था गंगू जिसने कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिट किया था और वैसे भी वो ट्रायल हार गया था, इस वजह से वो दोबारा काम पर नहीं आ सकता है। बाकी के 9 को ट्रांसफ़र कर दिया गया और सिर्फ एक पर्सन बची और वो है डाइन। क्या जिस पर्सन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था उसे हायर किया गया है या फिर नहीं? डिफेंस लॉयर बोल रहा होता है कि उसे हायर नहीं किया गया और ये सब वैसे भी एचआर डिपार्टमेंट नहीं संभालता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी। तभी डाइन बोलते हैं कि ग्वांगू को दोबारा रिहायर कर लिया गया है। डिफेंस लॉयर बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि उसे हायर किया है किसी और कंपनी ने। डायन कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि वो हमारी कंपनी की एक ब्रांच है। मुझे सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से फायर किया गया क्योंकि मैंने सच बोला था। इसके बाद चीफ जज डिफेंस लॉयर से बोल रहे होते हैं कि आपको एविडेंस सबमिट करने होंगे ये प्रूव करने के लिए जो डिसमिसल हुआ है वो बिल्कुल फेयर है। ये कहने के बाद कोर्ट को आज के लिए एडजर्न कर दिया जाता है। अगले दिन चार्यों दोबारा प्रोसिक्यूशन ऑफिस में जाती है गवाही देने के लिए। तो फिर जो ऑफिसर उसकी गवाही ले रही होती है उसे चेंज कर दिया गया होता है और वहाँ पर एक नया ऑफिसर आया होता है। वो ऑफिसर चार्यों से बोल रहा होता है कि अब से आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद वो कोर्ट पहुंचती है और वहां पर वो ट्रायल दोबारा स्टार्ट होता है। चीफ जज पूछ रहे होते हैं कि इन्हें डिसमिस करने के क्या रीजंस हैं। डिफेंस लॉयर बोल रहा होता है कि प्लेंटिफ डाइन ने दूसरी टीम के लीडर को डेट किया है जो कि मैरिड था। भले ही वो डिवोर्स लेने वाला था लेकिन ये हमारे कंपनी के एथिक्स के खिलाफ है। फिर वो कुछ रिपोर्ट को सबमिट करता है और आज के लिए कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है। इधर दूसरी ओर ऑफिस में संगोंग को प्रमोशन दे दिया जाता है। इस वजह से यूनजिन के ऑफिस में जाती है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। संगोंग कह रहा होता है कि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन हम फ्यूचर में ज़रूर मिलते रहेंगे। ये कहकर वो चले जाते हैं। इधर डोन कहीं बाहर जा रही होती है तभी वहां पर बोआंग पहुंच जाता है और वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। डोन बोल रही होती है कि तुम्हें एक बार तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हें मुझे ऐसे जज नहीं करना चाहिए था और इसके बावजूद तुमने मुझे माफ़ करने के बारे में भी सोच लिया। और तुम्हें ऐसी कार डेट पे नहीं लानी चाहिए क्योंकि मुझ जैसी लड़कियों को ये कार पसंद नहीं है। और ये कहकर वो चली जाती है। चार्योम बारिम के साथ ऑफिस में बैठी होती है और वहाँ पर बोल रही होती है कि अगर मैं डायन को नहीं बचा पाई तो फिर मैं कोई और सोल्यूशन निकालूंगी। वो लोग सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम और डैमेज कर सकते हैं। बारियम गुस्से में कह रहा होता है कि अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो फिर तुम्हें रोप को उतारना होगा। एज अ जज मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। चार्यम बोल रही होती है कि तुम सेंट बनने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो। बारम कह रहा होता है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की तरह बनूँ। भले ही इस वर्ल्ड को मैं चेंज नहीं कर पाऊँ लेकिन मैं अपने आप के लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ और यही मेरा रीज़न है। कुछ देर बाद चार्यों बाहर जा रही होती है तभी उसके पास योंगजुन का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं। योंगजुन बोल रहा होता है कि अगर तुम वर्ल्ड को चेंज करना चाहती हो तो फिर तुम्हें पहले पावर को गेन करना होगा और इसके लिए तुम मेरी पावर और वेल्थ का यूज़ कर सकती हो, यानी कि तुम मेरी एडवांटेज ले सकती हो। चार्यों पूछ रही होती है कि तुम मुझे ये सजेस्ट क्यों कर रहे हो। योंगजुन बोल रहा होता है क्योंकि यही तरीका है कि मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन चीफ जज बारियम और चार्म को ऑफिस में बुलाते हैं और बता रहे होते हैं कि हम डायन की हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो भी लॉ ने एविडेंस सबमिट किए हैं वो सारे लीगल हैं। चार्म कुछ भी नहीं कहती और वो अपने कैबिन में चली जाती है। वहाँ पर वो लगातार काम करती जा रही होती है और काफ़ी गुस्से में होती है। बारियम उसके पास जाता है, उसे शांत कराता है और तभी चार्म रोना स्टार्ट कर देती है। चारों कह रही होती है कि अगर मुझे पता होता कि वर्ल्ड ऐसा है तो फिर मैं कभी भी जज नहीं बनती। बारम कुछ भी नहीं कहता और उसके कुछ देर बाद वो अपने घर पे होता है। वहाँ पर अपने फादर से पूछ रहा होता है क्या आप कभी भी अपनी लाइफ से तंग आए हो, मैंने देखा है कि आप कभी भी नहीं बदलते हो। फिर उसके फादर बता रहे होते हैं कि एक वाइस मैन था जो कि माउंटेन पे जाके मेडिटेशन करता था और उसने लाइफ का मीनिंग पता लगा लिया था। कुछ साल बाद एक आदमी उससे मिलने के लिए जाता है और काफ़ी स्ट्रगल करके वो उससे मिल पाता है। फिर वो वाइस मैन से पूछता है कि लाइफ का क्या मतलब है। वाइस मैन कह रहा होता है कि लाइफ बिल्कुल हवा की तरह है जो कि इन टहनियों के थ्रू बह रही है
वो आदमी बोल रहा होता है क्या वाकई में यही लाइफ का मीनिंग है। तभी वाइसमैन उसके पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है वेट क्या ये नहीं हो सकता है। बारिम नहीं समझ पाता। फिर फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें वेट पर फोकस करना है। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचता है। फिर वो वहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है। मीटिंग खत्म होने के बाद चारिम और बारिम एक कलीग से मिल रहे होते हैं और चारिम उस कलीग को अपनी सारी मुश्किलें बता रही होती है। चारों कह रही होती है कि बचपन में सिर्फ मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे अपने फादर से रिवेंज लेना था। वो हर छोटी बात में मेरी मॉम को पीटा करते थे, इस वजह से मैं रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे चांस तक नहीं दिया। जिस दिन उनका बिजनेस में लॉस हो गया और उनका घर ऑक्शन में बिक गया, उस दिन उन्होंने फांसी लगा ली। ये कहकर वो रोना स्टार्ट कर देती है। इसके कुछ देर बाद वो ट्रायल के लिए जाते हैं और वहां पर चीफ जज अपना फैसला सुना रहे होते हैं और फैसला जाता है डिफेंस लॉयर के पक्ष में। प्लेंटिफ की जो रिक्वेस्ट होती है उसे खारिज कर दिया जाता है। प्लेंटिफ की जो रिक्वेस्ट होती है उसे खारिज कर दिया जाता है। फिर रात को चारियम और बायरम दोनों वापस जा रहे होते हैं, तभी वहां पर डाइन पहुंच जाती है। चारियम डाइन से माफ़ी मांग रही होती है। डाइन बोल रही होती है कि आप लोगों को माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आपने अपना बेस्ट किया है। वैसे भी ये लाइन मेरे लिए ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं अपनी लाइन चेंज करूंगी और एक रिपोर्टर बनूंगी। और ये बताकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही बारिम चारिम से पूछ रहा होता है क्या तुम सोजू पीना चाहोगी, और वो हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों उसी मार्केट में जाते हैं जहाँ पर चारिम की आंट की शॉप होती है और वहाँ पर दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रिंक करने के बाद बारिम चारिम को एक जगह पर लेकर जाता है। उससे पूछ रहा होता है क्या तुम क्विट करना चाहती हो। चारिम कह रही होती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने डिसाइड नहीं किया है। फिर बारिम बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता कि जज क्या कर सकते हैं, वो कितनी दूर तक जा सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि हमें वेट करना चाहिए, शायद यही लाइफ का मीनिंग हो। चारिम मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा गंदी एक्टिंग कर रहे हो। बारम कह रहा होता है मैं नहीं चाहता कि तुम क्विट करो, तुम फ्यूचर में बहुत सारी गलतियां करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूं। क्यों ना हम दोनों अपना गुस्सा शांत करने के लिए कर्स वर्ड का यूज़ करें। चारों उसकी बात मान जाते हैं। फिर दोनों खड़े होते हैं और साथ में एक जगह पर जाकर कर्स कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ पर फाउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं और जहाँ पर दोनों खड़े होते हैं उनके चारों ओर एक हार्ट बन जाता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।